हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और आज हम लोग श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे। उसका बहुत सारा वीडियो बना था, बहुत लंबा चैप्टर था, सारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। जैसे पाचन के लिए जो जो अंग जरूरी था वह सब पाचन तंत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक है। और जो जो अंग श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं वह श्वसन तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 H2O तथा ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो श्वसन के दौरान क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद वह जो हम लोग खाना खाए थे जिससे कार्बोहाइड्रेट मिला था तो वह ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक है। ग्लूकोज को ATP में तोड़ता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, CO2 H2O और ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि CO2 निकला, H2O निकला और कैलोरी यानी ऊष्मा निकला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन की क्रिया क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, ठीक है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता। जब मृत व्यक्ति सांस नहीं लेता है तो यानी ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन नहीं शरीर के पास पहुंच रहा है तो वह ग्लूकोज को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। अब ग्लूकोज को नहीं तोड़ रहा है तो ऊर्जा या ऊष्मा नहीं निकलती है, ठीक है। श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कैटाबॉलिक क्रिया है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब जो ऑक्सीकरण की क्रिया या कैटाबॉलिक क्रिया ये सब जो है वह केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आपको पता है, बचपन में कभी पढ़े हैं केमिस्ट्री तो कैटाबॉलिक वो क्रिया होती है जिसमें तोड़ फोड़ का काम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ब्रीदिंग देखते हैं। ब्रीदिंग का देखिए हिंदी बहुत टफ है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो सांस लेने तथा बाहर छोड़ने की जो क्रिया है उसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग दो प्रकार यानी श्वासोच्छ्वास का दो प्रकार है। हम ब्रीदिंग ही बोलेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन शब्द है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो ब्रीदिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनहेल और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। निःश्वसन और निःश्वसन, देखिए कितना छोटा सा अंतर है, निःश्वसन और निःश्वसन, ठीक है। अब देखिए निःश्वसन क्या होता है? सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, ठीक है। हम इसके द्वारा हम निम्नलिखित सांस लेते हैं, मतलब निम्नलिखित गैस लेते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ है उसको हम ले लेते हैं, यानी ऑक्सीजन 21% है तो ले लेंगे। CO2 कितना है हमारे एनवायरनमेंट में? तो 0.03 है। नाइट्रोजन 78% है, तो जितना भी है वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग एक्सहेलेशन जो होता है, एक्सपायरेशन या निःश्वसन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। मात्रा सेम रहता है किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 21% था तो अब देखिए छोड़ते समय एक ऑक्सीजन जो है 17% है। CO2 कितना था? CO2 0.03% था पहले जब हम लोग ले रहे थे, लेकिन जब छोड़े तो कितना था? 4.6%। उसके बाद नाइट्रोजन कितना है? 78%, ठीक है। चलिए तो ये परसेंटेज जो है ज़रूर याद रखेगा कि लेते टाइम कितना है और छोड़ते टाइम कितना है। लेते टाइम ऑक्सीजन 21% है, छोड़ते टाइम 17%। CO2 कितना है? 0.03% लेते टाइम, छोड़ते टाइम कितना है? 4.6%। नाइट्रोजन दोनों टाइम सेम रहता है क्योंकि नाइट्रोजन को हम लोग इस तरीके से सांस के द्वारा उसका यूज़ नहीं करते हैं। वो नाइट्रोजन हम लोग अलग अलग तरीके से, जैसे दाल उल के साथ खाते हैं ना, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़े होंगे, तो उसके साथ हम लोगों को नाइट्रोजन मिलता है, ना कि एयर से हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख श्वसन अंग। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। तो देखिए श्वसन तंत्र में कोई भी एक तंत्र होता है तो उसमें कोई एक पार्ट जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रमुख श्वसन अंग, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में जो है विसरण विधि द्वारा श्वसन किया जाता है। जलीय जीव जो होते हैं वह गिल्स या क्लोम द्वारा, ठीक है। जैसे मछली जो होता है वह उसके पास गिल्स होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कीट श्वसन नली, ठीक है,
उनके पास श्वसन नली होता है। टेडपोल जो बच्चा मेढक होता है वह गिल्स के द्वारा, और जो भूमि के अंदर जो मेढक रहता है, ठीक है, वह त्वचा के द्वारा, ठीक है। मानव फेफड़ा द्वारा, केचुआ जो है त्वचा द्वारा, जीवाणु जो है मीजोजोम द्वारा, ठीक है। देखिए मीजोजोम शायद आप नहीं समझ रहे होंगे, मान लीजिए कि यह एक जीवाणु है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर एक पार्ट होता है जो कि मीजोजोम होता है। आप मीजोजोम को जब सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि मीजोजोम क्या होता है नहीं होता, ये एक अंग होता है। जैसे हमारे पास एक अंग है, बाकी लोगों के पास देखिए जैसे मछली के पास गिल्स है, उसी तरह मीजोजोम जीवाणुओं के पास एक अंग है, ठीक है। तो एक बारी रिवाइज कर लीजिए क्या है। एक कोशिकीय जीव जो है विसरण विधि द्वारा, जलीय जीव गिल्स या क्लोम द्वारा, या गलफड़ा भी बोल सकते हैं उसको हिंदी में। कीट जो है वह श्वसन नली, टेडपोल जो बच्चा है वह गिल्स द्वारा, जो जैसे पानी में जो रहता है, ठीक है, तो उसको तो चाहिए होगा गिल्स के द्वारा। और जो निष्क्रिय मेढक यानी भूमि के अंदर जब रहता है तो वह त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। मानव फेफड़ा द्वारा, केचुआ त्वचा द्वारा, जीवाणु मीजोजोम द्वारा, ठीक है। तो जीवाणु आपको हो सकता है नहीं याद रहे, इसलिए आप याद रखिएगा मीजोजोम द्वारा। मानव का श्वसन मार्ग, ठीक है, श्वसन मार्ग यानी जिस मार्ग द्वारा पूरा सांस वाला क्रिया पूरा होता है उसको श्वसन मार्ग कहते हैं। मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा मार्ग है। पहले नासा छिद्र जो नाक होता है, ठीक है, नासा छिद्र, फिर नासिका कपाट, ठीक है, या नेजल वाल्व, उसके बाद ग्रसनी श्वसन तंत्र यानी फेरेंक्स, लैरेंक्स, उसका श्वसन नली यानी ट्रैकिया, ब्रोंकियोलिस, और उसके बाद वायु कोष्ठ यानी एल्वियोली, रुधिर यानी ब्लड, कोशिका यानी सेल, ठीक है। एक बार याद रख लीजिए। तो नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, श्वसन तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकियोलिस, वायु कोष्ठ, रुधिर, उसके बाद कोशिका, ठीक है, यानी नॉस्ट्रिल यानी पहले नाक, फिर नेजल वाल्व, फेरेंक्स, लैरेंक्स, याद रखिएगा पहले फेरेंक्स है फिर लैरेंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोलिस है। ब्रोंकियोलिस में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, ठीक है। ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, ब्लड, और उसके बाद सेल, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ इसका फोटो भी बना हुआ है। तो पहले क्या है, नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी, उसके बाद फेरेंक्स, लैरेंक्स, उसके बाद क्या था, ट्रैकिया है, ये वाला ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं, और उधर जो उसके बाद ये बना हुआ है उसको ब्रोंकियोलिस कहते हैं, ठीक है। एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखिए पहले नेजल कैविटी, पहले नाक में गया, उसके बाद ये फेरेंक्स, फिर यहाँ पर लैरेंक्स यानी स्वर तंत्र, ठीक है, उसके बाद ये ट्रैकिया ये पार्ट, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई है, और इसका जो एक मतलब कि तना टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रोंकियोलिस है, और तना के बाद जो फूल टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है अल्वियोली, ठीक है। तो याद रखना है, उसके बाद अल्वियोली, और वहाँ से अल्वियोली के बाद क्या होगा, वह चला जाएगा कहाँ पर, सेल के पास, ठीक है, ब्लड में जाएगा, फिर सेल के पास चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन कौन सा रास्ता है। नेजल कैविटी पहले नाक में गया, फिर फेरेंक्स, लैरेंक्स, ये वाला रूट, इसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के बाद एक जो स्टेम जैसा बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, ब्रोंकाई, फिर उसका जो स्टेम बना हुआ है ब्रोंकियोलिस, और उसमें जो छोटा छोटा फूल के समान आपको दिखाई दे रहा होगा वह एल्वियोली है, उसके बाद ब्लड, और उसके बाद सेल में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यह रास्ता जरूर याद रखना है कि आपको कि कैसे कैसे यह जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम यहाँ पर देख लीजिए, डायफ्राम किसको कहते हैं, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो ऊपर उठता है, नीचे जाता है, ऊपर उठता है, नीचे जाता है, तो उसी को डायफ्राम कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं डायफ्राम गुंबदाकार यानी डोम शेप्ड, तो डोम शेप उसका था ही, देखे थे अभी आप लोग, इस तरह का बना हुआ था, ठीक है, तो गुंबदाकार, ठीक है। डोम शेप्ड पेशीय रचना होती है, यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर रहता है, यानी पेट के ऊपर और जो वक्ष गुहा है उसके नीचे रहती है, ठीक है, यानी कि वह बीच में, पेट और वक्ष गुहा के बीच में रहती है। यह संयोजी उत्तक का बना होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उत्तक वाले चैप्टर में, तो याद रखिएगा कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है उसका बना होता है। निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है।
निःश्वसन किसको कहते हैं? सांस छोड़ना, ठीक है, उसको निःश्वसन कहते हैं। 70% योगदान कैसे करते हैं? जब वो ऊपर उठता है, ठीक है, जैसे देख लीजिए, यह अगर नीचे गया तो सांस अंदर ले रहा है, ठीक है, जब ये ऊपर गया, ठीक है, तो ऊपर से एक तरह से समझिए कि धक्का दे रहा है कि जो बाकी जो वायु है जो हम लोगों को नहीं चाहिए उसको बाहर फेंकने का काम करता है। तो यह क्या कह रहा है? निःश्वसन में यह 75% योगदान देता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है थोड़ा बहुत, ये इतना पर अभी यहाँ नीचे खाली अभी आप इतना ये देख लीजिए कि इसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है, ये डायफ्राम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ठीक है, डायफ्राम अगर टूट गया तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। याद रखिएगा इस बात को। नासा छिद्र, नॉस्ट्रल क्या होता है? नासा छिद्र। अब देखिए वो जो पूरा मार्ग पढ़े थे ना हम लोग, नासा छिद्र या नॉस्ट्रल, नासा कैविटी, ये सब चीज़, फेरेंक्स, लैरेंक्स, इन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है नासा छिद्र। नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर जाती है, इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोकते हैं। तो ये सिंपली जो नाक आप देखते हैं ना, जो आपको ऊपर से दिखाई देता है वही है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वह जितना भी आप सांस लेते हो तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, धूल कण भी होता है, तो उसको रोक देता है। तो नासा छिद्र इसी को कहते हैं। नासिका कपाट यानी नेजल वाल्व क्या होता है? यह नाक का पिछला भाग होता है। अब नाक के जो पीछे का भाग आपको दिखता है, ठीक है, वो थोड़ा अंदर रहता है। नाक का पिछला भाग जिसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, वहाँ क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। जो आप नाक को जब आप टच करेंगे तो अंदर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आपको हड्डी की संरचना दिखाई देगी, उसी को कहते हैं। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, ठीक है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। क्या पाया जाता है? ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब में क्या होता है? उसी से हम लोगों को सुगंध का एहसास होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑल्फैक्टरी लोब किस में पाया जाता है, तो यह नासिका कपाट में पाया जाता है। नासा छिद्र में, फेरेंक्स, लैरेंक्स, ये सब ऑप्शन में रहेगा, आपको नहीं लिखना है वो सब चीज़, आपको टिक लगाना है कि यह नासिका कपाट में पाया जाता है। तो नाक का पिछला भाग होता है जिसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। यह म्यूकस क्या काम करता है? यह म्यूकस काम करता है कि जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। बाहर का जो वायु का जो टेम्परेचर होता है, कभी ठंडा कभी गर्म हो सकता है, तो उस टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर का बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसे नासा छिद्र में क्या था कि बाल थे छोटे छोटे, तो वह धूल कण को रोकता था। उसी तरह म्यूकस जो है, म्यूकस क्या करता है? वह जो हवा है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं जिसमें सुगंध का एहसास कराता है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। तो मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। मतलब एक ही मार्ग है ग्रसनी, जिससे कि खाना भी जाता है, भोजन भी जाता है और वायु भी जाता है, ठीक है। रिमार्क में देखिए, ग्रसनी निंगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली आपको पता है क्या होता है? इसोफेगस, ठीक है। और इसोफेगस यानी ग्रास नली से जुड़ता है। ग्रसनी श्वसन तंत्र के द्वारा श्वास नली यानी ट्रैकिया से जुड़ता है, ठीक है। तो देखिए एक ही मार्ग है, ये मान लीजिए ये फेरिंग्स है, इसमें एक तरफ तो क्या है, मान लीजिए कि ये इसोफेगस है, ठीक है। इस तरह से फोटो रहता नहीं है, हम बस आपको बना के दिखा रहे हैं। और ये मान लीजिए ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ये क्या है? इसोफेगस है, और ये ट्रैकिया है, ठीक है। यहाँ पर ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये निंगल द्वार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रैकिया किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये लैरिंग्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लैरिंग्स के द्वारा जुड़ा हुआ है और ये निंगल द्वार के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। ये क्या है? ये लैरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है, ठीक है। जब ये फेरिंग्स है, ये यहाँ पर निंगल द्वार है और ये इसोफेगस है, ठीक है। दोनों एक ही द्वार से, इधर से खाना जाता है, इधर से हवा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने के लिए दोनों को एक जगह है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्रासनी जो है वह निंगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली यानी इसोफेगस से जुड़ा हुआ है। ग्रासनी श्वसन तंत्र यानी लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग स्वर यंत्र, लैरिंग्स क्या है, ठीक है। अब लैरिंग्स के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे
वो देखते हैं। यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, यानी ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, जो जोड़ने वाला भाग था उसको कहते हैं, ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, यह ग्रसनी के यानी कि लैरिंक्स जो है फेरिंक्स के नीचे पाया जाता है। स्वर यंत्र के दीवार उपास्थि के 9 टुकड़ों के द्वारा बनी हुई होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वाला बात, उपास्थि वाला बात, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये कनेक्टिव टिश्यू वाला, मस्कुलर टिश्यू वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें यह पूछा गया था कि स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स जो है वह उसमें किस चीज़ से वह जुड़ा हुआ है, तो उपास्थि के लिए उसके साथ वह जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो उपास्थियों के 9 टुकड़ों द्वारा बनी हुई होती है, ठीक है। स्वर यंत्र के दीवारें जो है वो उपास्थि के 9 टुकड़ों द्वारा बनी हुई है। यह आवाज़ निकालने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम जो है सिरेंक्स करता है, ठीक है। तो वो हम लोगों में क्या होता है? लैरिंग्स होता है, जबकि इन लोगों में क्या होता है? सेरेंक्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस एक लेटर का अंतर है, हम लोगों में एल है और उन लोगों में क्या है? एस है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, पक्षियों में सेरेंक्स होता है। यह उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ऊपर जो था उसको जोड़ने के लिए वह क्या करता था? एपिग्लोटिस होता था। जैसे आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको फोटो बना के दिखाएंगे। जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है, जबकि जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। देखिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बनाए थे? ये फेरिंक्स था, ठीक है, ये फेरिंक्स था। यहाँ से 2 द्वार थे, ठीक है, इस तरीके से। ये ट्रैकिया था, ठीक है, ये ट्रैकिया था। ये क्या है? ये इसोफेगस था, ठीक है। यहाँ पर निंगल द्वार था और यहाँ पर लैरिंग्स है, ठीक है। क्या है? लैरिंग्स है। इस तरीके से नहीं फोटो बना रहा था, लेकिन एक समझाने के लिए। और ये निंगल द्वार है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एक एपिग्लोटिस लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक एपिग्लोटिस लगा रहता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तब यह एपिग्लोटिस क्या करता है? बंद रहता है, इसी तरीके से। चलिए हम आपको समझाते हैं। ये जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये क्या होता है? एपिग्लोटिस जो है ये ऐसे टाइप का बंद हो जाता है, ताकि खाना जो इस द्वार में ना चला जाए। अगर ये इस द्वार में चला जाएगा, मान लीजिए गलती से एपिग्लोटिस खुला रह गया और इस द्वार में चला गया, तो क्या होगा? बहुत ज़ोर से हिचकी आएगा। हिचकी आने से क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। यह खाना जब आ रहा होता है तो इसको बंद कर दिया जाता है एपिग्लोटिस से, और उसके बाद यहाँ पर लैरिंग्स के ऊपर यह ढक्कन की संरचना है और इधर साइड से वो निकल जाता है, ठीक है। चलिए, तो समझ आ गया होगा एपिग्लोटिस क्या है? एक ढक्कन की संरचना है जिससे कि वह ढक दिया जाता है ताकि जब भोजन आए तो वह इसोफेगस में चला जाए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप खाते समय कहा जाता है कि आप बात मत कीजिए, क्योंकि अगर दिमाग इधर उधर रहेगा तो दिमाग जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि एपिग्लोटिस जो है वहाँ पर क्या रहेगा कि वह ढक्कन बंद नहीं करना भूल जाएगा, ठीक है। इससे दिक्कत होने लगेगा, हिचकी आने लगेगा। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि हिचकी क्यों आ रहा है, कोई याद कर रहा है। नहीं, आप किसी को याद कर रहे थे, इसलिए एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाया और हिचकी आने लगा आपको। खाना उस द्वार में चला गया, सांस वाले द्वार में। चलिए, फेफड़ा के बारे में पढ़ते हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, ठीक है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह जो फेफड़ा है अंदर, ठीक है, जो आपको ऊपर से छूने से जो हड्डी नज़र आता है वो हड्डी नहीं है, उसके अंदर फेफड़ा है, ठीक है। और फेफड़ा जो है प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका हुआ रहता है, ठीक है। उसके चारों ओर उसको कवर करने के लिए कौन सा मेम्ब्रेन है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। फेफड़े को फुसफुस या पल्मनरी भी कहते हैं, ठीक है। फेफड़े को क्या कहते हैं? या तो फुसफुस कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है, फुसफुस नहीं, फुफ्फुस कहते हैं, या पल्मनरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन
मिला देता है, जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है। तो देखिए, जो हम लोग रक्त जो परिसंचरण करता है तो वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, लेकिन सेल के पास क्या होता है, बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मतलब वो शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध ब्लड कहेंगे उसको। उस अशुद्ध ब्लड को वह वेन लेके आता है, किसके पास, फेफड़े के पास लेके आता है। फेफड़ा क्या करता है, उसमें रक्त को शुद्धिकरण करता है, यानी ऑक्सीजन मिला देता है, फिर से वह दिल के पास भेज देता है। दिल जो है वह उसको पूरे शरीर के पास वह भेज देती है, ठीक है, पंप कर देती है, और वह पूरे शरीर के पास चला जाता है। तो इसमें हम लोग समझ गए फेफड़ा क्या है, वक्ष गुहा में पाया जाता है, ये हम लोगों को पता चल गया। ये मुख्य श्वसन अंग है, यह संख्या में 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, याद रखिएगा कि दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा जो होता है उसको किस चीज़ से ढका रहता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है। इसको फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं, ठीक है। फेफड़ा में रक्त में ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, और यह रक्त फिर से जाकर सेल्स के पास भेज दिया जाता है। चलिए अब हम लोग ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है, यह रास्ता है, ठीक है। यहाँ तक जो लैरिंक्स और फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रकिया, ये सब सारा रास्ता है। इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ लेना है, बस याद रख लेना है। जैसे यह फेफड़े को मतलब वायु जो है को फेफड़े तक ले जाने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि रास्ता है तो ले जाने का ही काम करेगा। श्वास नली का लगभग, ये पॉइंट याद रखिए, श्वास नली का लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। श्वास नली का लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है, ठीक है। कार्टिलेज क्या है, उपास्थि, ठीक है। जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ देखिए, लैरिंक्स जो था, स्वर तंत्र, ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें जो दीवार रहता है वह 9 टुकड़ों से बना होता है, उपास्थियों के 9 टुकड़ों से, ठीक है। और यहाँ ट्रैकिया भी कार्टिलेज यानी उपास्थि से बना हुआ है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। तो ये अब यह बात याद रखने जैसा है कि हाइलिन कार्टिलेज उसको कहा जाता है जो ट्रैकिया में रहता है, ठीक है। ट्रैकिया में जो कार्टिलेज रहता है उसको क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है, जिसे ब्रोंक्योलिस कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये ट्रैकिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, सर बना दिए हैं तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। देखिए ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, ये ब्रोंकाई में बढ़ गया, ठीक है। ब्रोंकाई फिर से ब्रांच निकाला, ठीक है, और ये ब्रोंक्योलिस बन गया, ठीक है। और ब्रोंक्योलिस जो है फिर से ऐसे गुच्छे नुमा जो संरचना है उसको एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एल्वियोली के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोंकाई और ब्रोंक्योलिस के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो बस एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ देखिए हाइलिन कार्टिलेज, याद रखिएगा, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। क्या क्या बात है इसमें याद रखना था, यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कौन सा कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ट्रैकिया जाके आगे 2 शाखा में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई जो आगे बढ़ता है, मतलब शाखाओं में टूटता है, उसको ब्रोंक्योलिस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वायु कोष्ठक या एल्वियोली। एल्वियोली क्या है, यही जो गोल गोल संरचना बना हुआ था, ठीक है, देख लीजिए एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोंक्योलिस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है। तो ये हम लोग देखे थे ब्रोंक्योलिस में ही था, ये ब्रोंकाई है, ये यहाँ से ब्रोंक्योलिस निकला है, फिर इसमें गोल गोल संरचना है इस तरह से, ठीक है। इसी को एल्वियोली कहते हैं, जिसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली गैस के विनिमय का कार्य करता है। ये क्या करता है, गैस के विनिमय का कार्य करता है। यह बस अब रास्ता नहीं बन गया है, ये क्या करता है, गैस के विनिमय का काम करता है। जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निमोनिया किस बीमारी को कहते हैं, तो जब एल्वियोली में जाम हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं, इसे निमोनिया कहते हैं। एल्वियोली क्या काम करता है, गैसों के विनिमय का कार्य करता है। टीबी नामक रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है, ठीक है। जब एल्वियोली पर बलगम जमा हो जाता है तो इसे दमा रोग कहते हैं। देखिए सारा रोग जो है, जो भी सांस से रिलेटेड रोग रहता है वो एल्वियोली के कारण ही होता है। जब एल्वियोली में जाम हो जाएगा तो उसे निमोनिया कहेंगे, ठीक है। जब एल्वियोली में छेद हो जाएगा तब इसे टीबी कहेंगे, लेकिन जब एल्वियोली में बलगम हो जाएगा तो उसे दमा कहेंगे, ठीक है। तो तीनों बात याद रखिएगा। निमोनिया कब कहेंगे, जब एल्वियोली में जाम हो जाएगा। जब टीबी कब कहेंगे, जब उसमें छेद हो जाएगा, ठीक है। और बलगम कब कहेंगे, जब
जब बलगम जमा हो जाएगा तब उसे दमा कहेंगे, ठीक है, दमा रोग कहेंगे। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिका होता है जिनमें रक्त पाया जाता है। तो जो गोल गोल संरचना था उसमें रक्त कोशिकाएं थी, ठीक है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एल्वियोली एचबी में ऑक्सीजन छोड़ देती है। अब वह क्या करती है, वही हीमोग्लोबिन में क्या करती है, वह रक्त को ऑक्सीजन को छोड़ देती है, ठीक है। एल्वियोली क्या करती है, उसके अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती है उसमें वह ऑक्सीजन छोड़ देती है, यही उसका काम है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें एचबी रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एचबी जो है HbO2 बन जाता है, ठीक है। जब उसमें रक्त में ऑक्सीजन डाल दिया जाता है तब क्या बनता हुआ, HbO2 हो जाता है। HbO2 कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है। उसके बाद क्या करता है, वही HbO2 क्या होता है, वह जाता है दिल के पास, दिल उसको पंप कर देता है। पंप करने के बाद वह क्या करती है, सब जगह फैल जाती है, ठीक है। पंप क्यों किया जाता है, ताकि एक झटके के साथ, फोर्स के साथ सारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच सके, ठीक है। धीरे धीरे ना पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचेगा तो हर जगह पहुंच भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि रक्त को पंप किया जाए ताकि वह तेज़ी के साथ पहुंचे, ठीक है। तो HbO2 क्या करता है, कोशिकाओं के पास पहुंचकर सबको ऑक्सीजन दे देता है, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ऑक्सीजन का क्या कार्य है कि जो हम लोग खाना खाए हैं, जो उसमें ग्लूकोज मिला है हम लोगों को, उस ग्लूकोज को तोड़ देना, ठीक है। तोड़ के क्या बनाना, ATP बनाना, जिसके फलस्वरूप CO2 निकलता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो हम लोग पढ़े थे CO2 निकलता है, ऊष्मा निकलता है और भी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 निकलता है। अब CO2 क्या करता है, CO2 तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो HB CO2 को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। तो HB क्या करता है, CO2 को बांध लेता है और उसके बाद वह क्या करता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है, कार्बन से रिलेटेड, यानी कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है, और पुनः वह एल्वियोली के पास आता है, ठीक है। वह HB क्या करता है, उसको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेता है अपने साथ, और उसके बाद वह चला आता है किसके पास, एल्वियोली के पास आ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली में पहुंचा CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। एल्वियोली के पास क्या हुआ, CO2 पहुंच गया। जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो यही श्वसन प्रक्रिया है। अब एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं, जो चीज़ हम लोग समझे। देखिए, ये क्या है, ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योलिस तक बनाता है, ठीक है। ये ब्रोंक्योलिस है और यहाँ पर एल्वियोली है, ठीक है। एल्वियोली में क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाओं में क्या भरा हुआ है, रक्त कोशिकाओं में भरा हुआ है हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन गया, ठीक है। बहुत सारा वायु गया, उसमें ऑक्सीजन भी है। वो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं को दे देगी। किसको दे देगी, HB को, हेमोग्लोबिन को। हेमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको लेगा, उसके बाद जाएगा दिल के पास, ठीक है। दिल के पास जाएगा, दिल उसको पंप कर देगा, ब्लड को पंप कर देगा। वह ब्लड जो है, जो हेमोग्लोबिन है, वह पूरा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को है सेल के पास दे के आएगा, ठीक है। सेल क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ेगी, और ग्लूकोज तोड़ने के बाद उसके बाद जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन उसको बांध के लेते आएगी। किसके पास लेते आएगी, वह लेते आएगी एल्वियोली के पास, इसके पास लेते आएगी। उसके बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे देगी, और एल्वियोली क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सांस छोड़ेंगे तो उसके साथ उसको बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो यह गैसों के विनिमय का काम किया ना। अभी हम लोग पढ़े थे कि एल्वियोली किस काम में आती है, गैसों के विनिमय का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन उसको दे देती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखने से पहले देखिए रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग क्या क्या पढ़ना था, तो ये समझ गए थे कि श्वसन तंत्र किसको कहते हैं, जो श्वास लेने की क्रिया में सहायक हो उसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। जो भी अंग श्वसन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और उससे क्या क्या निकलता है, CO2, H2O और ऊष्मा निकलता है, ठीक है। श्वसन क्या है, एक ऑक्सीडेशन क्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। श्वसन एक कैटाबॉलिक यानी अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन में दो बात होता है, मतलब ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती है, निश्वसन और निःश्वसन, ठीक है, यानी इनहेल करना और एक्सहेल करना। निःश्वसन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड ये याद रखिएगा कि कितना लेते हैं,
ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, N2 यानी नाइट्रोजन 78%, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग छोड़ते हैं सांस को तो उसमें ऑक्सीजन 17% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.6% होता है और नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ठीक है। चलिए श्वसन के प्रमुख अंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है विसरण विधि से, जलीय जीव गिल्स के द्वारा, कीट जो थे श्वासनली टेडपॉल गिल्स के द्वारा, निष्क्रिय मेढक भूमि के अंदर रहने वाले मेढक, त्वचा से मानव, फेफड़ा से केचुआ, त्वचा से जीवाणु मीजोजोम से, ठीक है। श्वसन मार्ग देख लेते हैं तो यह नॉस्ट्रिल, नासिका कपाट, ग्रसनी, श्वसन तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, वायुकोष्ठ, रुधिर और कोशिका, ठीक है। आगे देखते हैं डायफ्राम क्या था, डायफ्राम के बारे में ठीक है। डायफ्राम क्या था, डायफ्राम एक गुंबदाकार पेशीय रचना होती है जो वक्ष गुहा के नीचे पाई जाती है, ठीक है, और उदर गुहा के ऊपर। यह एक संयोजी उत्तक का बना होता है। निःश्वसन में यानी श्वास छोड़ने में क्या होता है 75% इसका योगदान होता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अगर डायफ्राम टूट जाए तो लोगों की मृत्यु हो सकती है। नासा छिद्र क्या है, यह नाक का अगला भाग है जिसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो फूलकण को रोकते हैं। नासिका कपाट क्या है, यह नाक के पीछे का भाग है, इसमें चिपचिपा पदार्थ जो म्यूकस है वह निकलता है। नासिका कपाट के पास क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है जो सूंघने में, जो हम लोगों को कुछ भी सूंघने का एहसास कराता है। ग्रसनी यानी फेरेंक्स नासिका कपाट के नीचे होता है और मुख गुहा के पीछे होता है, ठीक है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। फेरेंक्स जो है निगल द्वार के द्वारा इसोफेगस यानी ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है और फेरेंक्स जो है स्वर तंत्र के द्वारा ट्रैकिया से यानी श्वास नली से जुड़ता है। आगे हम लोग स्वर तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। स्वर तंत्र ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है यानी कि फेरेंक्स को ट्रैकिया से जोड़ता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। इसमें 9 टुकड़ों के उपास्थि द्वारा बना होता है इसकी दीवारें। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और ये पक्षियों में इसको सेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। लैरिंक्स पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। यह खाना जब नहीं आ रहा होता है तो उसको मतलब खाना जब आता है तो उसको बंद कर देता है श्वास नली को। और यह जो है मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। फेफड़ा क्या है, मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यम 2 होता है, ठीक है। इसकी संख्या 2 है। यह मुख्य श्वसन अंग है और इसकी संख्या 2 है। दाहिना तरफ जो होता है वह बड़ा होता है। उसके फेफड़ा जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हुआ रहता है। फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। रक्त फेफड़े में जाकर शुद्ध हो जाता है। श्वास नली ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं तो यह एक क्या है, वायु को अंदर ले जाने का एक रास्ता है। श्वास नली भाग लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है जिसे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है जैसे ब्रोंकाई और उसके बाद उसकी शाखाओं को ब्रोंकाई की शाखाओं को ब्रोंक्योलिस कहते हैं। वायुकोष्ठ यानी एल्वियोली देखते हैं। ब्रोंकाइस के सिरे पर लगा हुआ एक गोल का संरचना जो होता है उसको एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली जो है गैसों का विनिमय करता है यानी ऑक्सीजन दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है हेमोग्लोबिन से। जब एल्वियोली में जाम हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं निमोनिया। जब एल्वियोली में छेद हो जाता है तो उसे टीबी कहते हैं। जब एल्वियोली में बलगम जमा हो जाता है तो उसे दमा कहते हैं, ठीक है। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त जो है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एल्वियोली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देती है। उसके बाद जब जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और वह ऑक्सीजन लेके क्या करती है, ग्लूकोज में तोड़ देती है। ग्लूकोज को तोड़ती है। ग्लूकोज तोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, CO2 निकलता है। हेमोग्लोबिन जो है CO2 को बांध कर ले आती है और उसके बाद उसको एल्वियोली के पास दे देती है, ठीक है। एल्वियोली जो होता है वह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिसे हम श्वसन कहते हैं। तो यह पार्ट अभी हम लोग कंप्लीट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इससे आगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।